Now we are going to study according to this presentation, and in case of Aurangzeb's rule, rise to power, then religious policy, military campaigns and death, Aurangzeb's deathbed letter, women in power and public life, and resistance to Mughals introduction. So in this case, the part which is talking about in this presentation कि जब शाहजहां बीमार पड़ा, ठीक है, और फियर्स वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। अब चारों बेटों के बीच में लड़ाई होने लगी। हर जगह ये जो कुर्सी या गद्दी को बैठने के लिए कि जो टग ऑफ वॉर या खींचतान होती है, दारा शिकोह शुजा औरंगजेब एंड मुराद। तो औरंगजेब क्योंकि रूटलेस था, इसको मतलब कोई लिहाज इस तरह का नहीं था कि रिश्तों का, या इसको बोलते हैं जो जालिम नेचर, और एक अच्छा मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट भी था, जानकार था। तो इसने सबको ठिकाने लगाया, एक को एग्जाइल पे भेज दिया। उसने कहा कि भाई गो समवेयर, यहाँ नहीं रुकोगे, दारा को और शुजा को। तो अब यहाँ अपने 3 भाइयों में से 2 को तो उसने मरवा दिया और एक को एग्जाइल पे भेज दिया कि अब यहाँ दिखना मत, मेरे जो राज्य है या एम्पायर है। अब ये जो धीरे-धीरे जो डेट्स हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे February 1658, तो औरंगजेब डिफीटेड हिज ब्रदर्स एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एम्परर। फिर 1658 में आफ्टर दिस he deposed and removed Shuja and Murad and pursued and defeated Dara Shikoh। ठीक है। 1658 1666 अपने ही फादर को जेल में डाल दिया। जेल तो नहीं, एक तरह से आगरा फोर्ट में। और 8 साल बाद शाहजहां की मौत हो गई। तो शाहजहां के बारे में ये भी कहा जाता है कि उसने शायद ये कहा था कि आपको सिर्फ 2 तरह के अनाज या ग्रेन्स मिलेंगे, एक गेहूं या चावल में से चुनो, और दूसरा एक और। तो शाहजहां ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है कि उसने चना मांगा। क्यों? चना वैसे भी खा सकता था, उसका बेसन बना सकता था, पकौड़ी वगैरह। और बोले तुम काम क्या करोगे? बोले मैं बच्चे पढ़ाऊंगा। तो बोले अच्छा, उसमें भी बादशाही रखोगे? तो बच्चे पढ़ाओगे, शहनशाह की तरह बैठोगे। तो ये सब चीजें हैं इंसिडेंट। तो आगरा फोर्ट में वहां से वो ताजमहल देखता रहता था और रोता रहता था, लेकिन फिर भी 8 साल तक he was able to manage, he was alive and then he died। तो मुगल डायनेस्टी में ये जो प्राइमोजेनिचर, कि मेरा सबसे बड़ा बेटा ही गद्दी पे बैठेगा, तो वो नहीं था। ठीक है। तो जो ज्यादा इसमें ताकतवर साबित होता था, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। ठीक है। तो वॉर ऑफ सक्सेशन वर कॉमन अमंग द मुगल्स, और ये पहले भी हुआ था। जो हमने देखा था हरियंका डायनेस्टी थी, उसमें भी अजातशत्रु, बिम्बिसार या अशोका ने जो गद्दी ली। तो ये पावर पावर या जो सिंहासन होता है, फिर ये कोई अपना नहीं देखता, जैसे हुकूमत या जो होती है इसको कहते हैं। तो देन यू इफ यू वांट टू रूल यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड, ऑल द मॉरल्स एंड एथिक्स मेनी टाइम्स। अब इसके बाद जब और बात करें पॉलिसी की, तो रिलीजियस पॉलिसी, तो औरंगजेब वॉज अ डिवोट, मतलब बड़ा धार्मिक था, और वो सुन्नी मुस्लिम था। जैसे जनरली हम मुस्लिम रिलीजन में 2 बेसिक सेक्ट है, शिया एंड सुन्नी। तो औरंगजेब सुन्नी मुस्लिम था, एंड ही वांटेड टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम। तो उसका मेन इंटरेस्ट इसमें था कि इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैले और सुप्रीम रिलीजन बने। ही लेड अ सिंपल डिसिप्लिन लाइफ। हाँ, ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा कि अपने लाइवलीहुड के लिए वो जो नमाज की टोपियां होती हैं उनको सीता था, और वो बेचने से जो पैसा आता था, या होली कुरान की जो आयतें होती हैं वो लिखकर, तो ये काम करके वो अपनी लाइवलीहुड कमाता था। वो गद्दी पे बैठता था, बट जो है इस तरह से स्ट्रिक्टली फॉलोड इस्लामिक लॉ। ये बात तो सभी मानते हैं कि उसने जो भी करा, डिमोलिशन, डिस्ट्रक्शन और मारकाट, लेकिन अपनी लाइफ में उसने अपने जो सोर्सेज ऑफ अर्निंग है वो अपनी जो इन कामों से ही कमाए, उसने सरकारी खजाने से नहीं लिए। तो अकबर वॉज टॉलरेंट, बट वो अकबर बाद में टॉलरेंट हो गया था, जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा। लेकिन औरंगजेब शुरू से इंटॉलरेंट टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स एंड अडॉप्टेड पॉलिसीज एम्ड एट अंडरमाइनिंग हिंदू कल्चर एंड प्रैक्टिसेस। एक बार जो ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उनकी भी ये मुगल आर्मी से कुछ बहस या लड़ाई हुई थी।
तो सबको बंदी बना लिया था, तो उसको दरबार में लाया गया। तो उस टाइम तक तो पावर थी मुगल एम्पायर के पास, तो वो सब हाथ जोड़ के फिर बैठ गए ज़मीन पर माफ़ी माँगने। तब इतना ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो नेवी आर्मी का ज़ोर नहीं था, सिर्फ ट्रेडिंग करने आए थे वो। तो इसने सबसे पहला काम औरंगज़ेब ने अकबर की जो रिलीजियस टॉलरेशन या सबको मिलाकर साथ चलने की जो पॉलिसी थी, तो टॉलरेशन की जो रिलीजियस टॉलरेशन की पॉलिसी थी अकबर की, इसको ख़त्म कर दिया या बिल्कुल रिवर्स कर दिया उल्टा। ये बिल्कुल सख्त या कट्टर हो गया। देन उसने रीइम्पोज जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम एंड पिलग्रिमेज टैक्सेस विद स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फॉर देयर कलेक्शन। तो देखो ये जजिया, ये जिजिया इसमें लिखा हुआ है, तो उसको प्रोनाउंस जजिया करते हैं। तो नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स था, और जो तीर्थ स्थान पे लोग जाते थे उनसे भी टैक्स लिया जाता था, पिलग्रिमेज टैक्स। तो ये जो टैक्सेस थे इसने फिर से रीइम्पोज कर दिए, जो अकबर ने खत्म कर दिए थे। बैंड म्यूजिक, डांस एंड द यूज ऑफ अल्कोहल कंसिडरिंग देम अन-इस्लामिक। तो ये डांस, म्यूजिक और ये सब हिंदूज वर बार्ड फ्रॉम होल्डिंग हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो देखो जहाँ भी रिलीजन ज़्यादा ओवरलैप कर जाए ऑन द पॉइंट्स ऑफ टैलेंट एंड कैपेसिटी एंड एबिलिटी, तो वहाँ गड़बड़ी शुरू हो जाती है। यही रिजल्ट निकला कि इसके बाद फिर मुगल जो एम्पायर था, जो सबसे ज़्यादा एक्सपैंड हो रहा था, वो डिक्लाइन पे आ गया। तो एक लेवल तक जाकर आप जब इतना ऐसी पॉलिसीज ले आएँ, तो उसका नतीजा यही होता है। तो हिंदूज वर बार्ड फ्रॉम होल्डिंग हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, चाहे वो कैपेबल थे, उसके बाद भी उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे नहीं लिया गया। एंड सेवरल हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर डिस्ट्रॉयड। तो ये जो तबाही हुई, नुकसान, एक्सेप्ट राजपूत, नो हिंदू वाज अलाउड टू राइड अ हॉर्स, एलिफेंट और पैलेंक्विन, यानी कि पालकी। पहले पालकी चलती थी। अ, वैसे तो बच्चों ने को आइडिया होगा, वो कहार 4 लोग उठाते थे पालकी को, और बंगाल में आज भी ट्रेडिशन है कुछ जगहों पर, या झारखंड में जो विदाई होती है दुल्हन की, एक मूवी थी जानी दुश्मन उसमें डोली दिखाई थी। तो जो यहाँ पर राजपूत को छोड़कर नो हिंदू वाज अलाउड टू राइड अ हॉर्स, एलिफेंट और पैलेंक्विन, पालकी, ठीक है। रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ हिंदू फेस्टिवल। तो ये रोक लगा दी गई। इसके बाद Hindus who converted to Islam got jobs easily and were excused from the pilgrimage tax and the jizya। तो जो इस्लाम को जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और उनको जो है सारे टैक्स माफ हो गए, और उनको जॉब्स भी उन्होंने आसानी से मिलने लगी। हिंदू प्रिजनर्स वर फ्रीड इफ दे कन्वर्टेड टू इस्लाम। ही वाज आल्सो इंटॉलरेंट टुवर्ड्स शिया मुस्लिम, सूफीज एंड ज़ोरोस्ट्रियंस। मतलब जो पारसी लोग थे या सूफीज थे, क्योंकि सूफी जो आइडियोलॉजी है उसमें कव्वाली या म्यूजिक का बहुत रोल होता है। आप हर जगह अगर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, अमीर खुसरो जिन्होंने जिनको माना जाता है सितार को जो पूरी तरह से डेवलप करने का, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये न सिर्फ हिंदूज के लिए तो था ही, ये बहुत कहना चाहिए एक तरह से इंटॉलरेंट शिया मुस्लिम, सूफीज एंड ज़ोरोस्ट्रियंस, जो पारसी लोग होते हैं, जो ईरान से आए थे और गुजरात में उन्होंने पनाह ली थी या शरण दी थी, तो उनके अगेंस्ट भी ये रहा। तो टेम्पल डिमोलिशन, तो जितने भी मेजोरिटी ऑर्डर द डिमोलिशन ऑफ मेजर हिंदू टेम्पल्स एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ आइडल्स एंड आर्टिफैक्ट्स इनसाइड देम, जो मूर्तियां और जो भी चीज़ें होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करवाया। और जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, तो मथुरा, वाराणसी, सोमनाथ के टेम्पल्स अमंग हंड्रेड्स ऑफ अदर्स। तो कहीं कहीं ये बात भी लिखती है कि उसने मंदिरों के लिए ज़मीन दान की। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं है एज कम्पेयर टू ब्रूटल ऑर्डर्स ऑफ डिमोलिशन। तो इसने जो डिमोलिशन किया उसका प्रोपोर्शन या उसका जो जोन है वो बहुत ज़्यादा था इस तरह से। तो देखो पॉलिसी एज एन एम्परर ये गलत थी, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप किसी दूसरे को इस हद तक परेशान करें या उसको तोड़-फोड़ करें। दैट इज़ नॉट द रियल पॉलिसी ऑफ एन एम्परर। तो उसने क्यों किया? व्हाई डिड ही डू दिस? वाज़ आल्सो एन इंपीरियलिस्ट हू वांटेड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर द एम्पायर। यानी कि जो एक तरह का तानाशाही, या हाँ, मैं सिर्फ मेरा ही डर रहे और ये सब बातें। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस हेल्प फंड हिज वॉर्स। 2 युद्धों के लिए जो खर्चा होता था सैनिकों का, राशन पानी और हाथियों और घोड़ों और बारूद का जो भी खर्चा होता था, वो इस टैक्स से ही आता था। एंड उससे बहुत सारे रिवॉर्ड्स होने लगे। लोग धीरे-धीरे
जो रेजिस्टेंस था वो बढ़ने लगा। लोग ग्रुप में या एक होकर मुगलों या मुगलों की सेना के अगेंस्ट अटैक्स करने लगे। रिवोल्ट्स मतलब थोड़ा थोड़ा जो विरोध होता है, एक तरह की बगावत या विद्रोह जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। अब मिलिट्री कैंपेन्स, तो बहुत सारे कैंपेन्स, बहुत सारे रिबेलियंस को उसने सप्रेस किया या दबाया, खत्म किया एंड फॉट वॉर्स टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। तो मुगल एम्पायर सबसे बड़ी या ग्रेटेस्ट टेरिटोरियल एक्सटेंट, सबसे ज्यादा जो फैला हुआ मुगल एम्पायर का, वो औरंगजेब के टाइम में ही हुआ। ठीक है। पुराने अगर हम देखें एंशिएंट इंडिया में, तो हम चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका का एग्जाम्पल लेते हैं, या हम गुप्ता एम्पायर को मानते हैं कि गोल्डन पीरियड फॉर आर्ट्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कल्चर। लेकिन यहाँ मुगल एम्पायर में इतना, सल्तनत में भी इतना नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में तो था, लेकिन सबसे मुगल एम्पायर में जो हमने देखा तो एग्जाम्पल है औरंगजेब का। ठीक है। ही वांट टू एनेक्स द किंगडम्स ऑफ डेक्कन व्हिच हैड शिया मुस्लिम रूलर्स। तो जितना आप देखते हैं उधर बुरहानपुर या गुजरात साइड में आप जाते हैं, तो वहां पर शिया मुस्लिम रूलर्स हुआ करते थे, जो आपने विजयनगर एम्पायर में पढ़ा था, बहमनी और ये सब। तो वो इसलिए डेक्कन या महाराष्ट्र और गुजरात साइड में कब्जा करना चाहता था या वहाँ चढ़ाई करना चाहता था, क्योंकि वहाँ शिया मुस्लिम रूलर्स बहुत थे। और ही कॉम्बैट विद मराठास। तो उसकी जो लड़ाई थी औरंगजेब के मराठास के, तो 25 साल रही। और इतने साल तक वो जो खजाना था इन जो वॉर्स उससे खाली होने लगा, एंड अल्टीमेटली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो डेक्कन में वो काफी टाइम तक रहा। वहीं उसकी मौत हुई, महाराष्ट्र। और उसके अपने इतने बताते हैं शौक नहीं थे, उसे ककरौंदा या थोड़ा सुपारी जो पान की थी वो पसंद थी। और बाकी ही वांटेड टू मैरी अ डांसर, ए कोर्टिजियन। तो उसका उसकी जो पॉलिसीज थी, 25 साल बहुत होते हैं ये जंगे या बैटल्स के लिए, उनके लिए खर्चा चाहिए होता है, हजारों और लाखों जो फौज है और जो एनिमल जो भी है। और महाराष्ट्र का टेरेन या साउथ का टेरेन इतना फ्रेंडली नहीं है फॉर द कैवलरी, या हम कह सकते हैं जो सेना होती है पैदल। तो उसमें बहुत खर्चा हुआ। तो बड़े से बड़ा खजाना खाली हो जाता है अगर आप उसको ध्यान से इस्तेमाल ना करें। तो औरंगजेब फेल while फाइटिंग इन दक्कन। ओल्ड एज एंड प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर हैज स्टेड हिम। थक गया था वो बुढ़ापे में, फिर भी काफी लंबे टाइम तक उसका जो शासन रहा। वैसे तो 49 साल कहते नहीं, 50 साल ऑन एन एवरेज मानते हैं। ही डाइड एज एन अनहैप्पी मैन 1707। तो ये तो एक डेथ तो सबको आनी है, कितने भी ताकतवर हो कुछ हो, सबको मरना है। तो ही वॉज नॉट हैप्पी। अब वो क्यों? क्योंकि वो कई अपने जो रेबल्स थे या अपने जो एनिमीज थे उनको हरा नहीं पाया। तो लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज सन्स, तो उसने अपने डिक्टेटेड लेटर्स, तो उसने बोलकर चिट्ठियां लिखवाई अपने बेटों, बेटियों, दोस्तों, जो मतलब जो भी उसके थे, एक्सप्रेसिंग हिज फियर, रिजल्ट्स एंड फाइनल एडवाइस। तो उन चिट्ठियों में जो उसने अपने बेटों, बेटियों, दोस्तों और अपने मंत्रियों के लिए लिखे थे, उसमें उसका डर और उसका पछतावा और जो मरने से पहले सलाह थी, फाइनल एडवाइस थी, वो सब चीजें थी। तो ये बताती हैं चिट्ठियां कि ऐसा इंसान जो हैड बिकम डिल्यूजनाइज्ड विद वास्ट एम्पायर ही हैड बिल्ट। तो उसका जो दिमाग था वो हम कह सकते हैं करप्ट हो गया था, या एक तरह से इतने बड़े एम्पायर बनाने के बाद। तो इस तरह से आई हैव कम अलोन एंड आई एम गोइंग अवे अलोन। तो इसमें कोई नई बात नहीं, हर कोई अकेला आया अकेला जाता है। सिकंदर और बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। आई नो नॉट हु आई एम एंड व्हाट आई हैव बीन डूइंग। आई नो नॉट हु आई एम, मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब चीजें रिग्रेट है, मतलब पछतावा। आई हैव नॉट डन वेल फॉर द कंट्री एंड द पीपल एंड देयर इज नो होप फॉर द फ्यूचर। आई वाज हेल्पलेस एंड आई एम डिपार्टिंग हेल्पलेस। औरंगजेब इन अ डेथ बेड लेटर। तो आदमी कितना भी तगड़ा हो, कितना भी तोप हो, मौत सबको आनी है। और ये भी इसको ही पछतावा हुआ, बिकॉज जब कहते हैं अगर आप कोई भी हो, आपके कर्म अच्छे होंगे तो एटलीस्ट पेन तो सबको बराबर ही माना जाता है मौत के टाइम। बट पछतावा अगर ज्यादा होता है तो दैट इज अ वेरी पेनफुल डेथ। तो ये उसको ये पछतावा हुआ। आप इंसान का खून बहाते हैं, तो इट इज नॉट ओनली जस्ट अ क्राइम, इट्स अ सिन इन एवरी रिलीजन। कोई रिलीजन ये नहीं कहता है कि आप खून खराबा इस तरह की मार काट करें। तो एनीवे, तो उसको पछतावा था। ये वाला पॉइंट बताता है एक्सट्रैक्ट कि अराउंड 50 साल वो रहा राजा, और सब कुछ उसने किया जो भी कर सकता था एज अ टायरेंट, या हम कह सकते हैं तानाशाह। लेकिन फिर भी आखिर में उसे पछतावा हुआ कि मैंने, पछतावा ये हुआ अकबर की तरह कि मैंने जो भी किया वो ठीक नहीं था। और उसका रिजल्ट बाद में देखा गया। हिस्ट्री यही लेसन देती है कि आप आज जो करेंगे, तो हिस्ट्री में यही था कि उसने बहुत पैसा बर्बाद किया खजाने का, उससे मुगल एम्पायर धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चलने लगी। तो
इन दिस केस अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वुमेन एंड पावर एंड पब्लिक लाइफ। तो मिडिवल इंडिया, चाहे वो सल्तनत पीरियड है, रजिया सुल्तान का एग्जाम्पल देखा, पावरफुल वुमेन हु शेप्ड एम्पायर्स थ्रू करेज, डिप्लोमेसी एंड इंटेलेक्ट। तो बहुत सारी ऐसी औरतें या लेडीज थी जिन जो बहादुर थी और डिप्लोमेटिक थी। उनको पता था कि अपने एनिमीज से या अपने आस पड़ोस के राज्यों से, एम्पायर से कैसे डील करना है। और बुद्धिमान, इंटेलेक्ट मतलब आगे की सोचना। तो रजिया सुल्तान, ये आपने देखा था जो मैंने वीडियो बनाए थे, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, तो रूल डेली इन हर ओन राइट, appeared unveiled in court, led armies and dispensed justice। तो ये इल्तुतमिश की बेटी, और दिल्ली की गद्दी पे बैठी, तख्त पे बैठी, इसको बोलते हैं सिंहासन, और बिना पर्दे के रहती थी, और मिलिट्री ट्रेनिंग करी हुई थी, लेड आर्मीज एंड डिस्पेंस जस्टिस। रानी अबक्का चौटा, उलाल साउथ इंडिया में, तो डिफाइड पुर्तगीज फ्लीट्स विद क्लेवर नेवल टैक्टिक्स। तो इनके पास भी नेवी थी, जिससे वो पुर्तगीज शिप्स या फ्लीट्स को इन्होंने रोके रखा, और एक तरह से उनको बहुत ज़बरदस्त टक्कर दी, अर्निंग द टाइटल द लाइनेस ऑफ द सीज। फिर चांद बीबी, अहमदनगर, डेक्कन, तो सक्सेसफुली डिफेंडेड हर फोर्ट अगेंस्ट मुगल फोर्सेज विद स्ट्रैटेजिक स्किल एंड fearless लीडरशिप। तो अहमदनगर में चांद बीबी थी जिन्होंने मुगलों के खिलाफ जो है अपना किला बचा के रखा, और बहुत स्किलफुल और फियरलेस लीडरशिप थी इनकी। मीराबाई, मीराबाई जो हैं भक्ति पॉइंट सेंट थी, जो हैं भजन गाती थी लॉर्ड कृष्णा की भक्ति में, और हर भजन संग इन द स्ट्रीट्स रादर देन रॉयल हॉल्स एक्सप्रेस डिवोशन दैट ट्रांसेंडेड कास्ट एंड जेंडर। तो ये जो थी, बिल्कुल भक्ति भाव से, भक्ति पोइट, इनको हमेशा रिस्पेक्ट दी जाती है राजस्थान में। और इन्होंने जो डिवोशन दैट ट्रांसेंडेड कास्ट एंड जेंडर, तो उन्होंने भजन, बहुत अच्छे अच्छे भजन जो हैं बनाए थे, और वो गाती थी। नूरजहां, ये जो थी जहांगीर की वाइफ। तो जहांगीर तो नाम का ही एम्परर था, असली जो पॉलिसीज थी नूरजहां इम्प्लीमेंट करती थी। इंपीरियल पॉलिसी मतलब जो राजकाज का काम होता है, शूट कॉइन्स इन हर नेम, अपने नाम से सिक्के छपवाना, कमीशन एग्जीक्यूटिव गार्डन एंड टेक्सटाइल्स। तो निशाद बाग, शालीमार बाग, दिल्ली और कश्मीर में जो हम देखते हैं, और भी चीज़ें, एम्ब्रॉयडरी का, इसमें मैंने आपको बताया था, जरी का काम, वो उसने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। तो जहांगीर तो लाइफ के आखिरी सालों में बिल्कुल अल्कोहलिक था, और उसको शराब की आदत थी। तो नूरजहां पूरी तरह से उस पर रूल कर रही थी, उसका जो पॉलिसी मेकिंग और जो भी था। तो नूरजहां सिग्नेचर स्टाइल वाज वन ऑफ द लेविश intricate Mughal designs which influenced textiles and jewelry। तो हम देखिए आगे बात, पैट्रॉन ऑफ एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स लाइक दबका और जरदोजी। तो ये इंट्रोड्यूस करना, बेसिकली शी वाज फ्रॉम ईरान, उसके जो फादर थे वो ईरान से आए थे। और यूजिंग इंटीग्रेट गोल्ड थ्रेडवर्क, सोने का जो धागे का काम होता है। द एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स एंड मेथड्स आर स्टिल पॉपुलर। तो आज भी ये जरी और एम्ब्रॉयडरी काम हैं। तो ये इस तरह से आपका पूरा एक प्रेजेंटेशन है, और फिर इसके बाद ये जो वीडियो बनाऊंगा, ये इंट्रोडक्शन है अभी, रेजिस्टेंस टू द मुगल्स। तो दिल्ली सल्तनत के साथ के जैसे साथ हुआ था, भाई आप किसी को कितनी हद तक दबा लेंगे, स्प्रिंग को आप दबाएंगे, वो भी एक टाइम के बाद विल रिटेलिएट। तो अब इंसानों को आप दबा रहे थे, कोई भी मतलब किसी भी दौर में, किसी भी टाइम में हो। तो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ में 17वीं सेंचुरी में मुगलों के अगेंस्ट भी हुई रेबेलियंस या बगावतें। तो इंडिकेटिव ऑफ डिसकंटेंट अमंग पीपल एंड वीकेंड द मुगल एम्पायर। तो लोगों ने विरोध किया, और इससे मुगल एम्पायर कमजोर हो गया। पहला जो है रेजिस्टेंट जाट्स। तो ये जाट पीजेंट्स, जो जाट किसान थे हरियाणा के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के, तो मुगलों से इनके युद्ध होते रहते थे। और ये इसलिए लड़ रहे थे कि एक तो लगान, ऑपरेसिव रेवेन्यू पॉलिसीज थी, ऊपर से जजिया और दूसरे टैक्सेस। तो ये टैक्सेस के अगेंस्ट इन्होंने मुगल एम्परर के अगेंस्ट लड़ाइयाँ की। रेबेलियन स्प्रेड क्विकली अमंग द पीजेंट्स ऑफ द एरिया। जो किसान थे वो फिर बाद में सैनिक बन गए। हु डिस्ट्रॉयड मुगल आउटपोस्ट, जो चौकियां थी मुगल आर्मी की। मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वाज मर्डर। तो इस तरह से धीरे धीरे उनका भी विरोध शुरू हो गया। एंड फिर बड़ी आर्मी भेजी गई मुगल राजा की तरफ से, एम्परर की तरफ से। तो जाट लीडर गोकुल, तो उन्होंने 20,000 फॉलोअर्स को इकट्ठा किया एंड फॉट द मुगल फोर्सेस करेजियसली। दे वर डिफीटेड एंड गोकुल वाज किल्ड, बट ही बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द मुगल एम्परर। तो ये जाट लीडर का नाम याद रखिएगा, गोकुल।
तो इसमें गोकुला लिखा है, गोकुल प्रोनाउंस करते हैं। इसके बाद ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं संथाल्स, गोंड्स एंड भील्स। तो वो अपना लैंड और कल्चर, अपनी संस्कृति और अपनी ज़मीन बचाना चाहते थे। तो उनको हमेशा ऑपरेशन या दबाव उन पर बनाया जाता था, दबाया जाता था और नुकसान पहुंचाया जाता था, एक्सप्लॉइटेशन एंड इकोनॉमिक हार्डशिप्स। ठीक है, तो इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो ये लंबा चैप्टर है, किसी भी बुक में आप देखें तो ये है, एनसीईआरटी है या कुछ भी है, तो मैंने कंबाइन करके एक प्रेजेंटेशन बना लिया टू सेव द टाइम। और रिबेलियन ये है यूजिंग फाइटिंग अगेंस्ट अथॉरिटी, अपराइजिंग और फाइटिंग अगेंस्ट अथॉरिटी, इसको बगावत बोलते हैं। ठीक है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड just share it with your friends. Don't forget to tell about my channel to your friends. Thank you very much. Have a nice day.